नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कावा की अध्यक्षा श्रीमती संगीता सिंह जी, मध्य अंचल कावा की मेंटर श्रीमती स्मिता अग्रवाल जी और बिहार सेक्टर से इस कार्यक्रम का संयोजन कर रही श्रीमती राशि राठौड़ जी और आपके साथ जुड़े हुए ऑनलाइन पोर्टल से तमाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के परिवार के सभी सदस्यों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। न सिर्फ इस विषय पर ऐसे संवाद को आयोजित करने के लिए, पर उसमें मुझे आमंत्रित कर ये अवसर प्रदान करने के लिए कि हम कोविड जैसी महामारी पर एक व्यापक चर्चा कर सकें, क्योंकि ये एक कल्पनातीत समय है। 100 वर्षों बाद एक ऐसी महामारी आई है जिसने दुनिया को न सिर्फ झकझोर दिया है, बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत आतंकित किया है। और इसलिए ये संवाद बहुत ज़रूरी है ताकि जो लोग अभी तक कोविड से बचे हुए हैं, वो आगे भी बचे रहें, और जो लोग इससे ग्रसित हुए हैं, उनका भी कैसे उपचार हो सके, उनके लिए भी क्या सेवाएं प्रदान की जा सकें या क्या कुछ किया जा सके, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम हासिल करेंगे। मुझे बहुत खुशी है ये जानकर कि एक तरफ जहां सीआरपीएफ के अधिकारी देश की सेवा में लगे हुए हैं, वहीं पर उनकी जीवन संगिनी के रूप में तमाम ऑफिसर्स की वाइफ्स ने ये वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से सेवा के काम आप करते रहते हैं। ये बहुत ही हर्ष का विषय है और इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और बिना ज्यादा वक्त जाया किए हुए मैं विषय पर आता हूँ। कोविड-19 ये जो महामारी है, पैंडेमिक जिसे हम संज्ञा देते हैं, तो आपने पैन पिज्जा के बारे में सुना होगा, पर पैंडेमिक के बारे में सुनने की जरूरत कभी आई नहीं थी। कम से कम हमारी जिंदगी में तो ऐसा कोई मौका नहीं आया था। लेकिन जब कोई महामारी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट का सफर तय कर लेती है और दुनिया भर को अपने गिरफ्त में ले लेती है, तो फिर पैन इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से इसे पैंडेमिक की संज्ञा दी जाती है। और इसलिए आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं, क्योंकि बात करने से ही बात दूर तलक जाती है। और पहले तो शायद वो बात दूर तलक जाने में बहुत वक्त लगता था, पर अब तकनीक के विकास के कारण बहुत सारा हमारे पास हमारी सुविधाएं हमें प्राप्त हुई हैं, जिनके चलते आज पटना में बैठकर अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो दिल्ली, कलकत्ता और तमाम भारत के राज्यों तक आप तक बात पहुंच रही है। तो इसलिए आप सब इससे लाभान्वित होंगे, ऐसी आशा करता हूं। और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो कोविड-19 जो बीमारी है, ये बीमारी का कारण क्या है? एक छोटा सा वायरस है जो हमारी आंखों को, नंगी आंखों को दिखाई भी नहीं देता है। ये बीमारी चाइना के वुहान प्रांत से शुरू हुई थी और ये सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 की संज्ञा इसे दी गई है, जो सार्स कोव 2 के नाम से जाना जाता है। और इस बीमारी को ऑफिशियली अब कोविड-19 कहा जाता है। सो कोरोना वायरस डिजीज ये कोविड का फुल फॉर्म है। और यहाँ पर मैंने प्रयास किया है आपको दिखाने का कि कोरोना वायरस कैसा दिखता है, क्योंकि नंगी आंखों से तो हम देख नहीं सकते। ये एक माइक्रोस्कोपिक उसकी छवि है। और चूंकि ये जो कोरोना वायरस होता है, ये क्राउन की शक्ल में होता है, इसलिए इसका नाम कोरोना पड़ा। नेक्स्ट स्लाइड। और अब हम देखते हैं कि दुनिया भर में क्या आंकड़ा रहा है, कोरोना वायरस से कितने लोग ग्रसित हुए हैं और कितनी मौतें हुई हैं। तो 15 सितंबर यानी कल तक के जो आंकड़े डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पर थे उपलब्ध, वो आंकड़े मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। लगभग 22 करोड़ 56 लाख से ज्यादा कंफर्म केसेस अब तक कोविड के दर्ज हुए हैं दुनिया भर में, जिनमें से 46 लाख से ज्यादा मौतें रिपोर्ट की गई हैं। और अभी तक दुनिया भर में 5.5 अरब से ज्यादा वैक्सीन डोजेस एडमिनिस्टर की जा चुकी। अगर यही हम भारत का आंकड़ा देखें,
नेक्स्ट। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी लगभग 33 लाख से ज्यादा कंफर्म केसेस हैं, 3 करोड़ से ज्यादा कंफर्म केसेस हैं, सॉरी, और 4 लाख से ज्यादा मौतें भारत में दर्ज की गई हैं। निश्चित रूप से ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कई सारे केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं, कई सारी टेस्टिंग जो है वो टेस्ट की सेंसिटिविटी कम होने की वजह से पॉजिटिव नहीं आते हैं, इसलिए उनकी भी रिपोर्टिंग नहीं हुई, और कई सारे लोगों ने कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद छुपाया है, जांच के लिए नहीं गए हैं, और कई सारी मौतें घरों में भी हुई हैं जिसके आंकड़े जुटाए नहीं जा सके हैं, और इसलिए ये जो आंकड़े हैं ये अप्रत्याशित रूप से कम है। तो आप समझ सकते हैं कि इस बीमारी की भयावहता कितनी होगी। और अभी हाल में आपने चर्चा सुनी होगी डेल्टा वेरिएंट, कप्पा वेरिएंट, तो ये क्या विषय है, इस पर 2 लाइनें आपसे बस चर्चा कर लूं कि कोई भी वायरस जो होता है वो समय के साथ म्यूटेट करता है। कई सारे उसके फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैं उनमें नहीं जाऊंगा अभी, लेकिन ये जो वायरस म्यूटेट करते हैं तो ये वायरस अलग अलग रूप धारण करते जाते हैं, और हर रूप के लिए एक नाम देना आवश्यक हो जाता है। तो पहले शुरुआत हुई, कुछ लोगों ने कंट्री ऑफ ओरिजिन के हिसाब से वायरस के नाम देने शुरू किए। अलग अलग देशों के प्रति स्टिग्मा पैदा हो रहा था, और इसलिए उस स्टिग्मा को कम करने के लिए ग्रीक अल्फाबेट्स जो हैं उनका सहारा लिया गया है, और जैसे यूनाइटेड किंगडम में जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न आए उसका नाम अल्फा दिया गया, जो साउथ अफ्रीका में आए उसे बीटा कहा गया। इसी तरह भारत में जो डिटेक्ट हुआ मई 11 2021 को, उसे डेल्टा वेरिएंट की संज्ञा दी गई। और ये वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न ऐसे हैं जो वायरस की जो कम्युनिकेबिलिटी है या ट्रांसमिसिबिलिटी है, जो संक्रमण है, उसको तीव्र कर देता है, बहुत व्यापक कर देता है, और उसके चलते होने वाले संक्रमण, हॉस्पिटलाइजेशन, सब में बढ़ोतरी होती है। इस वजह से ये वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न कहे जाते हैं। वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट भी जो हैं, जैसे कि एप्सिलॉन, जीटा, एटा, थीटा, कप्पा, ये सारे वेरिएंट्स भी किसी न किसी रूप में तीव्रता बढ़ाते हैं, लेकिन अभी इनकी तीव्रता बढ़ने की जो बात है ये एविडेंस बेस्ड नहीं है, ये इस पे एविडेंस और जुटाया जा रहा है, इसलिए फिलहाल ये वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट है। आगे अगर बढ़े हम तो देखना चाहेंगे कि कोविड-19 के लक्षण क्या होते हैं, और इस चार्ट में मैंने कोशिश की है कि आपको कोल्ड, फ्लू और कोविड-19 तीनों के लक्षण एक साथ कंपैरेटिव बेसिस पे दिखाए जा सकें, ताकि अभी होने वाले छोटे-मोटे बुखार जो हैं, जिनसे आप परेशान हो सकते हैं, घर में बच्चों को ही सर्दी हो गई, किसी और को हो जाए अगर सर्दी, जुकाम, बुखार, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हालांकि लक्षणों के आधार पर सिर्फ ये तय नहीं किया जा सकता कि कोई व्यक्ति कोविड-19 से ग्रसित है या नहीं, लेकिन फिर भी अगर बुखार ठंड के साथ आ रहा है, साथ में खांसी भी है, अगर सांस लेने में दिक्कत आ रही है जो कि नॉर्मली मॉडरेट या सीवियर डिजीज में आती है, उसके साथ बहुत थकान हो, मांसपेशियों में दर्द अगर हो, सर दर्द की भी शिकायत अगर कोई करे, गले में भी तकलीफ है, सोर थ्रोट जिसे हम कहते हैं, और अगर कंजेशन या रनी नोज हो, नाक बह रही है लोगों की, कुछ केसेस में नौशिया या उल्टी की भी शिकायत की गई है, और डायरिया की भी शिकायत की गई है कुछ केसेस में। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वो ये है कि अगर लॉस ऑफ टेस्ट या स्मेल, अगर आपको किसी भी चीज की सुगंध आना बंद हो जाए या दुर्गंध भी, और अगर आप कुछ खाते हैं उसका स्वाद आपको पता न चले, तो ये निश्चित रूप से कोविड-19 का लक्षण है। इसके लिए जांच करवाना भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि जांच जो है उसकी सेंसिटिविटी लगभग 70 से 80% ही है, यानी 100 केसेस अगर होंगे तो शायद वो 70 से 80% केसेस को ही पॉजिटिवली डिटेक्ट कर सकता है। इसलिए अगर ये 2 लक्षण आपको मिले या दोनों में से कोई एक लक्षण भी अगर मिले, तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि ये कोविड पॉजिटिव संक्रमण है। और इसीलिए ये जानना भी जरूरी है कि लॉस ऑफ स्मेल या टेस्ट ही कोविड का लक्षण है, लॉस ऑफ कॉमन सेंस नहीं।
क्योंकि कॉमन सेंस का लॉस जब होता है तो उसी के कारण ये डिजीज हो सकती है। और अब बहुत सारी चिंता व्यक्त की जा रही है कि ये क्या नया जो कोरोना वायरस आया है ये क्या सिर्फ बूढ़े लोगों को अफेक्ट करता है या यंग लोग भी, जो युवा वर्ग के लोग हैं या बच्चे हैं, अब तो बच्चों तक बात आ गई कि क्या ये भी उससे ग्रसित हो सकते हैं। तो जी हाँ, जब कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी तो शुरुआती दिनों में ये मानकर हम चल रहे थे कि जो बूढ़े लोग हैं या जो वैसे भी वयस्क हैं जिन्हें पहले से कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोई इस तरह की शिकायत पहले से मौजूद है, तो उन्हें संक्रमण का और कॉम्प्लिकेशंस का खतरा ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता है और कोरोना के बारे में हमने ज्यादा जानकारियां हासिल की हैं और हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि कई सारे यंग लोग भी कोरोना से ग्रसित हुए और न सिर्फ ग्रसित हुए, कई युवा वर्ग के लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है इस बीमारी के हाथों। तो इसलिए ये हमें मानकर चलना चाहिए कि कोई भी एज इम्यून नहीं है, किसी भी व्यक्ति को कोरोना की बीमारी हो सकती है। और ये जो बीमारी है ये कैसे स्प्रेड होती है? नॉर्मली पर्सन टू पर्सन ही इसका है, लेकिन कई बार जब हम छींकते हैं, खांसते हैं या कोई और इस तरह की एक्टिविटी होती है, उसके माध्यम से भी जो वायरस है वो कई बार सरफेसेस पर या ऑब्जेक्ट्स पर छूट जाता है। जैसे डोर नॉब्स होते हैं, टिश्यू है, या आजकल हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, आईपैड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो भी हम टच कर रहे हैं बार बार। अब अगर हमने कोई ऐसी सरफेस टच की थी जिस पर कोविड का वायरस था, वो हमारे हाथों में आया और फिर हमने मोबाइल पे उसका इस्तेमाल किया या लिफ्ट में हमने बटन दबाए और उसके बाद फिर किसी और ने वो सेम चीजें छुई, तो ये वायरल ट्रांसमिशन उनके पास पहुंच सकता है। सो इसलिए जब भी आप कोई सरफेस टच करते हैं और अगर आपको ये संभावना लगती है कि वो कंटैमिनेटेड हो सकता है, तो कृपया अपने हाथ को सैनिटाइज करें या धो लें और कोशिश करें कि अपने आंख, नाक, मुंह पर आपका हाथ कम से कम जाए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने हाथों को हम ज़्यादा से ज़्यादा धोते रहें। अगर हमें छींकना या कफ करना है, खांसी आ रही है, तो आम तौर पर हमने देखा है कि बहुत सारे लोग यूं ही बिना किसी कफ एटिकेट के आराम से पब्लिक में भी छींक लेते हैं। पर ये ज़रूरी समय है कि आप कफ एटिकेट्स का पालन करें और अगर आपको छींकना है या खांसी आ रही है तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, रुमाल का, टिश्यू पेपर का, या कई बार हम ये कहते हैं कि आप अपने पेंट एल्बो में छींक सकते हैं। उसके बाद अपनी आंखों को, नाक को और मुंह को छूना अवॉइड करना जरूरी है और अगर सोशल गैदरिंग्स में जाने की कोई बाध्यता न हो तो उन्हें भी अवॉइड करना ही श्रेयस्कर होता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी सेवा के लिए किसी एक व्यक्ति को डेजिग्नेट करना चाहिए और बाकी लोगों को उनसे क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए। तो नॉर्मली भी आप जानते हैं कि कई सारे काम करने के पहले या बाद में हमें हाथ धोना चाहिए, पर उसकी पुनरावृत्ति करता हूं कि खांसने या स्नीज करने के बाद, छींकने के बाद, जब आप किसी बीमार व्यक्ति का केयर कर रहे हैं, तब खाना बनाने के पहले, उसके दौरान और उसके बाद, खाने के पहले, शौचालय का प्रयोग करने के आपके बाद, और जब भी आपके हाथ विजिबली गंदे दिखें या अगर आपने पालतू जानवरों को हाथ लगाया हो, उनके साथ आपने इंटरेक्शन की हो, तो उसके बाद हाथ जरूर धोएं। ये 3 टर्म्स हैं जो बड़े इंटरचेंजेबली यूज होते रहते हैं, क्वारंटाइन, आइसोलेशन और फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग। इस पे बस एक-एक लाइन में आपको जानकारी दे दूं कि क्वारंटाइन जो है वो बीमार लोगों के लिए टर्म यूज नहीं किया जाता है। जब कोई हेल्दी व्यक्ति एक्सपोज्ड होता है या हमें शक होता है कि वो कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, तो जब तक उनकी जांच ना हो जाए तब तक उन्हें अगर हम एकांत में रखते हैं तो उसे हम क्वारंटाइन कहते हैं। लेकिन अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति जिसकी डायग्नोसिस कंफर्म हो चुकी है, अगर उसे हम एकांत में रखते हैं तो वो आइसोलेशन की संज्ञा दी जाती है। और सोशल डिस्टेंसिंग मेरी समझ से बहुत अच्छा टर्म नहीं है। फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑन द अदर हैंड, ये
जो है ये अप्रोप्रिएट टर्म है, क्योंकि आप फिजिकली एक दूसरे से दूरी का ध्यान रखें पर सोशली डिस्कनेक्टेड ना रहें, ये बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए आप वीडियो चैट्स की सुविधा आपके पास है, कई माध्यमों से आप जुड़े रह सकते हैं लोगों से। अब देखिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि क्लोज कांटेक्ट क्या होता है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किसी से मिले तो 2 मिनट में वो क्लोज कांटेक्ट हुआ या नहीं हुआ, या कितनी देर, कितना डिस्टेंस, वो सिचुएशन समझने की जरूरत है। तो क्लोज कांटेक्ट की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से एक व्यक्ति कोविड संक्रमित व्यक्ति होता है जो कंफर्म्ड केस होता है। अब अगर आपने उनके साथ कम से कम 15 मिनट का समय बिताया है फेस टू फेस, बिना मास्क के, 6 फीट से कम दूरी पर, तो आप एक क्लोज कांटेक्ट की श्रेणी में आते हैं, यानी कि आपका एक्सपोजर जो है वो हाई है। इसी तरह से अगर किसी क्लोज रूम में, जैसे कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं, क्लासरूम्स होते हैं, ऑफिस स्पेसेस हैं, घर है, वहां पे भी अगर 15 मिनट से ज्यादा किसी के साथ आपने स्पेस शेयर किया है कंफर्म पॉजिटिव केस के साथ, तो वो भी हाई एक्सपोजर की कैटेगरी में आता है। अगर आपने किसी कोविड मरीज के साथ हाथ मिलाया हो, उनको टच किया हो, उनसे गले मिले हो, तो ये सारी चीजें जो हैं ये क्लोज कांटेक्ट और हाई एक्सपोजर की कैटेगरी में आती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पॉजिटिव पेशेंट हो, उसने डायरेक्टली आपके ऊपर छींक दिया, तो वो तो बिल्कुल हाई रिस्क है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब आप किसी केयर गिवर के रोल में किसी कोविड संक्रमित व्यक्ति का ख्याल रख रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, हो सकता है घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, कोई बच्चा हो, तो तब भी आप हाईली एक्सपोज्ड हैं। और अगर आपने ये सोचा कि भाई आप किसी एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करेंगे और आप फ्लाइट से जाएंगे, फ्लाइट्स बहुत सेफ होती हैं, तो अगर उस फ्लाइट में भी गलती से कोई कोविड संक्रमित व्यक्ति आ जाए और अगर उनकी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा हो फ्लाइट में, तो चूंकि फ्लाइट में इनक्लोज्ड स्पेस होता है, इसलिए वो भी हाई रिस्क एक्सपोजर की कैटेगरी में आता है। तो इन सभी के लिए बहुत जरूरी है कि मास्क का प्रयोग हर पब्लिक प्लेस में किया जाए ताकि संक्रमण से बचा जा सके। अब देखिए ये डिफरेंट सिक्रीशंस जो बॉडी के होते हैं, इनमें कोविड वायरस मौजूद रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो म्यूकस, सलाइवा और थ्रोट की सिक्रीशंस में इसकी उपस्थिति होती है, और इसलिए ये जो ड्रॉपलेट या एयरबॉर्न ट्रांसमिशन की हम बात करते हैं, ये वहीं से निकलता है। तो जब भी हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ने के क्रम में, बातचीत करने के क्रम में, छींकने या खांसने के क्रम में, कई सारे एरोसोल्स हैं जो हमारे शरीर से निकलते हैं, जिनमें से जो लाइटर ड्रॉपलेट्स हैं वो फ्लोट करते हुए वेंटिलेशन सिस्टम्स में भी जा सकते हैं, और जो हेवियर ड्रॉपलेट्स हैं वो सरफेसेस पर जाकर सेटल कर जाते हैं। तो आप ये देखें कि अगर हम सांस लेते हैं तो एक ब्रेथ में लगभग 50 से 5000 ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं, और नॉर्मली इन ड्रॉपलेट्स की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो कम होती है, और इसलिए बहुत जल्दी जमीन पर गिर जाते हैं। और कुछ ड्रॉपलेट्स ऐसे होते हैं जो नोज ब्रीदिंग के साथ भी रिलीज होते हैं। लेकिन खांसने पर लगभग 3000 ड्रॉपलेट्स आते हैं जो हाई वेलोसिटी के साथ आते हैं। तो लगभग 50 मील पर घंटे की स्पीड से अगर ये ड्रॉपलेट्स आते हैं तो ऑब्वियसली उसके प्रसार की क्षमता ज्यादा है, लेकिन चूंकि इनकी जो साइज होता है वो बड़ा होता है, तो वो बहुत जल्दी गिर जाते हैं जमीन पर कुछ हवा में भी रह सकते हैं सस्पेंडेड, और एक रूम के दूसरे छोर तक वो ट्रैवल कर सकते हैं कुछ सेकंड्स। पर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो स्नीजिंग या छींकने के साथ आती है, जिसमें लगभग एक छींक में लगभग 30,000 ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, और ये 200 मील प्रति घंटे की स्पीड से आते हैं। और ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ये बहुत छोटे साइज के होते हैं, और इसलिए ये रूम में बहुत इजीली स्प्रेड हो सकते हैं। तो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन की बात में ये जानना जरूरी है कि कफ और स्नीज के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो सलाइवा और म्यूकस से आते हैं। और एयरबॉर्न ट्रांसमिशन क्यों संभव है? क्योंकि ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये बात करने से भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये सस्पेंडेड रहते हैं एयर में ज्यादा देर तक, और वो ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये
जो ड्रॉपलेट्स की साइज की हम बात करें, ये मोर देन 5 माइक्रॉन्स की बात कर रहे हैं। पर मोर देन 5 माइक्रॉन्स आप कैसे उसकी कल्पना करेंगे? तो उस कल्पना के लिए ये जो कंपैरिजन दिया गया है कि एक ह्यूमन हेयर का स्ट्रैंड जो होता है, हमारे सर पे जो बाल हैं, उसका जो साइज है वो लगभग 60 से 120 माइक्रॉन्स का होता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 5 माइक्रॉन कितना छोटा हो सकता है। अब ये देखिए 172 ऑब्जर्वेशनल स्टडीज की सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस से जो डेटा निकला था, उसमें ये साक्ष्य पाए गए कि 1 मीटर से कम डिस्टेंस अगर फिजिकल डिस्टेंस हम मेंटेन करते हैं, तो फिर कोविड संक्रमण की संभावना 12.8 होती है। लेकिन अगर आप उस डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं 1 मीटर से ज्यादा, तो यही जो संभावना है, जो रिस्क है, वो 12% से कम होकर 2.6% पर आ जाता है। फेस मास्क के साथ भी यही है कि बिना फेस मास्क के जो रिस्क है वो 17.4 है, लेकिन अगर आप सही से फेस मास्क या रेस्पिरेटर्स का इस्तेमाल करें तो ये रिस्क कम होकर 3% के करीब आ जाता है। और आई प्रोटेक्शन में भी यही सिचुएशन है, 16 बिना आई प्रोटेक्शन के, और अगर आप आई प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें तो लगभग 5.5% रिस्क है। और ये जो स्थिति है, यहाँ पर एक तरफ हमने कोविड संक्रमित मरीज रखा है और दूसरी तरफ हमने एक हेल्दी व्यक्ति को रखा है। तो अगर एक कमरे में दो ऐसे लोग मौजूद हों और दोनों में से किसी ने भी मास्क न पहना हो, तो कोविड संक्रमण का जो रिस्क है वो बहुत ही हाई होता है, लगभग 90% के करीब। लेकिन अगर हेल्दी पर्सन ने मास्क पहना हो तो ये रिस्क कम होकर लगभग 30% के करीब आ जाता है। पर अगर संक्रमित व्यक्ति ने मास्क पहना हो और हेल्दी पर्सन ने ना भी पहना हो, तो भी चूंकि सोर्स को ही कवर कर लिया गया है, इसलिए ये रिस्क लगभग 5% के करीब आ जाता है। और अगर दोनों लोगों ने मास्क पहना हो तो रिस्क आपका लगभग 1.5% के करीब आ जाता है, यानी एक्सट्रीमली लो रिस्क। लेकिन अगर आप इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी या फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और 6 फीट से ज्यादा दूरी बनाकर रखें, तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नॉन एक्सपोजर। तो ये जानना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग इसका ख्याल रख सकें। और आप जानते होंगे कि क्रिश्चियनिटी में 10 कमांडमेंट्स थे, पर कोविड पैंडेमिक के दौरान शायद एक 11th कमांडमेंट की भी जरूरत है, that thou shalt not covid thy neighbor's life and wear thy mask। तो ये हम कमांडमेंट की तरह फॉलो करें, क्योंकि शायद रिलीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसलिए अगर और किसी बात का ख्याल ना भी हम करें तो शायद कमांडमेंट, रिलीजियस कमांडमेंट के तौर पर अगर हम इसका पालन करें तो भी बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता है। पर ये आपने भी देखा होगा कि मास्क की जब हम बात करते हैं तो लोग तरह तरह के मास्क पहनते हैं और उन्हें कई बार पता नहीं होता कि किसको कैसा मास्क पहनना चाहिए। तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो मेडिकल मास्क हैं, यानी सर्जिकल मास्क या N95 मास्क, उसकी जरूरत आम आदमी को नहीं है। उसकी जरूरत हेल्थ केयर सेटिंग में काम करने वाले लोगों को ही उसकी जरूरत पड़ती है। तो आपके लिए कौन से मास्क जरूरी हैं? कोई भी फैब्रिक का मास्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल बाजार फटा पड़ा है मास्क से, डिजाइनर मास्क आ गए हैं, आपके कपड़ों से मिलते जुलते मास्क आ गए हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि वो मास्क जो है वो एडिक्वेट प्रोटेक्शन दे रहे हों। 3 लेयर मास्क अगर इस्तेमाल करें तो सबसे बेहतर। लेकिन अगर मास्क नहीं है किसी कारण से, या आपका मास्क का स्ट्रैप टूट जाए, तो भी आप दूसरी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दुपट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्कार्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंडानास का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिहार में लोगों को गमछा रखने की आदत होती है, तो गमछे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन नाक और मुंह ढके रहने चाहिए। पर सिर्फ मास्क का इस्तेमाल कर लेना कह देने से बात खत्म नहीं हो जाती। मास्क कैसा हो और कब कैसे उसका इस्तेमाल किया जाना है, ये बहुत जरूरी होता है। यहाँ मैं सिर्फ नॉन मेडिकल फैब्रिक मास्क की चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से है। तो कभी भी मास्क पहनने के पहले अपना हाथ साफ करें या सैनिटाइज करें, और ये ध्यान रखें कि मास्क आपका पहले से गंदा ना हो या डैमेज्ड, फटा हुआ ना हो। उसके बाद आप मास्क को उसके स्ट्रैप से इस तरह
सैनिटाइज करें। पर है कि कई बार आप कहीं जाते हैं, वहां आपको मास्क उतारने की जरूरत है, किसी ने चाय ऑफर कर दी, आप चाय पीना चाहते हैं तो मास्क उतारना है। तो मास्क उतारते वक्त भी मास्क के ऊपरी सरफेस को टच ना करें, आप उसी स्ट्रैप से पकड़कर मास्क उतारें। और अगर आपका मास्क गीला नहीं हुआ है और अगर उसको दोबारा इस्तेमाल किए जाने की संभावना है, तो आइडियली उसे हम एक प्लास्टिक के कंटेनर में डाल सकते हैं। प्लास्टिक बैग्स जिन्हें जिपलॉक वाले आते हैं, या नॉर्मल प्लास्टिक बैग्स में भी डाल सकते हैं। पर अगर मास्क लगता है कि विजिबली गंदा हो गया है या गीला हो गया है, तो गीले मास्क को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो मास्क धुलने चाहिए। और गर्म पानी का अगर प्रयोग किया जा सके तो सबसे अच्छा है, लेकिन साबुन के साथ उस मास्क को धोकर सुखाकर पहनना चाहिए, कभी भी गीला मास्क इस्तेमाल ना करें। और आमतौर पे देखने को मिलता है कि लोग तरह तरह से मास्क पहनते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप मास्क पहने तो आपका जो नाक है, जो आपकी ठुड्डी है और आपका जो मुंह है, ये पूरा एरिया प्रॉपरली कवर्ड हो, साइड से हवा न जा सके और नाक आधी कवर्ड ना हो, आपका चिन भी पूरा कवर्ड होना चाहिए। और कई लोग तो गले के पास मास्क पहनते हैं, तो वो भी गलत तरीका है। और लोग सोचते होंगे कि इसमें गलत क्या है, कन्वीनियंस की बात है। पर आपको ये समझना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपको कोविड एक्सपोजर हो ही जाए और कोई व्यक्ति छींक रहा है या कोविड पार्टिकल सस्पेंडेड है और आपके गले पर आकर वो सेटल करते हैं, फिर आपने मास्क नीचे किया और थोड़ी देर बाद आपने फिर वो मास्क पहन लिया, तो आप वायरस को रेड कारपेट वेलकम दे रहे हैं। इसलिए इस तरह से मास्क नहीं पहनने चाहिए। और ध्यान रखें कि मास्क पहनना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, इट इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, क्योंकि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी उससे बचा रहे हैं। लेकिन अगर देखिए किसी को कोविड हो ही जाए तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई छुआछूत हमें मेंटेन करना है, लेकिन समझदारी की बात है कि चूंकि ये संक्रमण फैलता है नजदीकियों से, इसलिए ऐसे बीमार व्यक्ति को अलग से रहने की व्यवस्था उनके लिए की जा सके, खासतौर से अगर उन्हें बुखार और कफ है। जो एसिम्टोमेटिक मरीज हैं, यानी जो पॉजिटिव हैं पर जिनको कोई लक्षण नहीं है, उनको भी हम लोग आइसोलेट करते हैं। तो जब भी उनको अपने घर में सुविधा हो तो वो अकेले रहें किसी कमरे में, और अगर नहीं है तो मास्क लगाकर अपने घर में रहें, अपने हाथों को बराबर धोते रहें और स्कूल ना जाएं, ऑफिस ना जाएं या किसी और से मिलने जुलने, पड़ोस में शादी ब्याह किसी चीज में ना जाएं। रेस्ट करें, अच्छा न्यूट्रिशन लें और फ्लूइड इनटेक उनका हाई होना चाहिए, यानी तरल पदार्थ अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। और वेल वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए उनका, ताकि हवा की आवाजाही में कोई प्रॉब्लम ना रहे। और अगर स्नीज करना है उन्हें, तो जैसा पहले हमने चर्चा की है, उन चीजों का कफ एटिकेट्स का ध्यान रखेंगे। अगर किसी के लक्षण बढ़ते हैं, तीव्र होते हैं और सांस लेने में दिक्कत आए या कुछ हो, तो तुरंत स्वास्थ्य हेल्पलाइन का सहारा लेना चाहिए, कोविड हेल्पलाइंस, और स्वास्थ्य फैसिलिटी में भर्ती होने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी मेंबर्स को क्या करना चाहिए? जो घर के बाकी लोग हैं, वो भी अपने हाथों को बार बार धोते रहें जैसी जरूरत हो, आवश्यकता अनुसार। और अनावश्यक एक्सपोजर बीमार व्यक्ति के साथ अवॉइड करना चाहिए, उनके साथ बर्तन शेयर नहीं करने चाहिए उस दौरान, टॉवल्स, लिनेंस, ये सब चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए। और सबके हेल्थ को मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि कोविड जो है ये हो सकता है कि अपने इंक्यूबेशन पीरियड में हो और आपको पता न चले, आप हो सकता है बाद में संक्रमित हो सकते या बाद में लक्षण आ सकते हैं। तो इसलिए सबकी हेल्थ को मॉनिटर करना चाहिए। कम से कम टेम्परेचर और ऑक्सीजन सैचुरेशन के लिए हमारे पास टूल्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि अगर किसी की तबीयत लगे कि गड़बड़ हो रही है तो हम तुरंत डॉक्टरी परामर्श ले सकते हैं। और जो केयर गिवर है, जो अटेंड कर रहा है कोविड पेशेंट को, हो सकता है बीमार व्यक्ति बूढ़ा व्यक्ति हो या बच्चा हो, तो उसे एक अटेंडेंट की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में ध्यान रखना है कि उनका न्यूट्रिशन और उनकी फ्लूइड इनटेक हाई होनी चाहिए, रेस्ट पर्याप्त होना चाहिए। और जब भी केयर गिवर उस कमरे में दाखिल हो तो दोनों लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हों और मास्क को फिर प्रॉपर्ली डिस्कार्ड भी करना चाहिए। हाथ धोने की बात पर जितनी बार स्ट्रेस दिया जाए उतना कम है।
बीमार व्यक्ति के लिए अलग से बर्तन इस्तेमाल किए जाने चाहिए, उन्हें चिन्हित करके अलग किया जा सकता है, कटोरी, ग्लास, चम्मच या उनकी चादर, उनके कमरे के टॉवल्स, ये सब अलग होने चाहिए और उन्हें अलग से धोकर साबुन से यूज़ किया जाना चाहिए। उस कमरे में जो डोर नॉब्स हैं, हैंडल्स हैं, खिड़की के हैंडल्स हैं, उन सबको भी क्लीन करना चाहिए क्योंकि वो कॉमनली यूज्ड सर्फेसेस हैं, टच करने वाली सर्फेसेस हैं। और अगर स्थिति गंभीर होने लगे तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र का रुख करना ज़रूरी है। तो अभी तक हमारे पास कोविड से लड़ने के लिए कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है, ना हम उससे ट्रीट कर सकते हैं, कोई क्योर ही नहीं हमारे पास है क्योंकि ये नया वायरस है, तो इसके लिए खिलाफ दवा बनने में टाइम लगेगा। और अभी तक हम लोग सिर्फ अस्पतालों में सपोर्टिव केयर के माध्यम से ही मरीजों की सेवा कर रहे हैं। तो जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं हो, उसका इलाज बचाव में ही होता है और इसलिए बच के रहना ही सबसे श्रेयस्कर है। तो क्या हमें लोगों से हाथ मिलाना बंद कर देना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल, हमें हाथ मिलाना बंद करना चाहिए और हमारे पास अभिवादन के बहुत सारे और तरीके हैं। हम हाथ हिलाकर वेव कर सकते हैं, हम सर झुकाकर उनका अभिवादन कर सकते हैं, हम हाथ जोड़कर अभिवादन कर सकते हैं। भारत में तो नमस्ते करने की प्रथा है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो हाथ मिलाना अवॉइड करना चाहिए। क्या बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो लेटेक्स के या रबर के ग्लव्स पहन के पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं और वो उन्हें लगता है कि उससे बहुत उनको प्रोटेक्शन मिल रही है, पर क्या ये सही बात है? ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब आप ग्लव्स पहन लेते हैं तो आप समझते हैं कि वो एक आउटर कवरिंग है जो डिस्कार्ड हो जाएगी, तो आप बार-बार उसको सैनिटाइज़ करना भूल जाते हैं और इसलिए कई बार उसपे जो गैदर होता है वायरस और उसके बाद आप अपने हाथ से नाक छूते हैं, आँख छूते हैं, तो उससे ट्रांसमिशन पॉसिबल है। इसलिए बेहतर है कि हम अपने हाथों का ही इस्तेमाल करें, उस पर ही निर्भर रहें। ग्लव्स की ज़रूरत नहीं है हर सेटिंग में, पर हाथों को सैनिटाइज़ करते रहना ना भूलें। पर सब्ज़ी लेने जाना है, राशन लेने जाना है, इससे तो बचा नहीं जा सकता। तो अगर ऐसी स्थिति है, तो इसमें क्या करना चाहिए? आप जाएँ ज़रूर, बेफ़िक्र होकर जाएँ, लेकिन वहाँ पर ये ध्यान रखें कि आप फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग का ख़्याल रखें। मास्क आपका जैसे बताया गया है, वैसे मास्क आपका पहनना चाहिए आपको और उसके अलावा वहाँ पर जब आप ट्रॉलीज़ यूज़ करते हैं या बास्केट यूज़ करते हैं, तो उसके बाद उनको सैनिटाइज़ या तो उनको सैनिटाइज़ करके छुएँ या बाद में अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर लें। और जो भी परचेज़ प्रोडक्ट्स आपने लिए हैं वहाँ से, उनको भी बाद में आप स्टोर करने के पहले उनको भी साफ़ कर सकते हैं। अब ये साफ़ करने पे भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं और इसलिए लोग कई बार सवाल करते हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कैसे धोना चाहिए? मैंने सुना है कई सारे लोग गर्म पानी में धो रहे हैं, कुछ लोग सिरका डाल के धो रहे हैं, कुछ लोग तो सर्फ़ का भी इस्तेमाल और डेटॉल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे उन्हें धोते थे, पानी से नॉर्मली आप वैसे ही उन्हें धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आप अपनी तसल्ली के लिए अगर आप 2 मिनट धोते थे, तो आप 5 मिनट धो लीजिए। पर उससे ज़्यादा उसमें कोई मेहनत करने की, सर खपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर से जिन चीज़ों को रॉ खाते हैं, जैसे अगर एप्पल है, गुआवा है, गाजर है, इस तरह की चीज़ें जो हम कच्ची खाते हैं, उन्हें प्रॉपर्ली धोना बहुत ज़रूरी है। फिर क्या ये एक सवाल आता है कि क्या सिक्कों से, नोट से क्योंकि इनका बहुत आदान-प्रदान होता है, तो क्या इनसे भी कोविड संक्रमण फैल सकता है? अभी इसके बारे में कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है, लेकिन लॉजिक ये कहता है कि जो चीज़ इतनी बार इधर से उधर होती है, उसमें संक्रमण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और इसलिए अगर हमने नोट छुए हों, सिक्के छुए हों, तो उसके बाद भी हाथ सैनिटाइज़ करना या वॉश करना समझदारी की बात होती है। अगर आपके घर में किसी को भी कोविड-19 की बीमारी नहीं है, तो आपको घर में किसी के भी कपड़े धोने के लिए कोई नए उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। आपको गर्म पानी का भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे कपड़े पहले धोते थे, आप धो सकते हैं। लेकिन अगर किसी को कोविड संक्रमण होता है घर, तो वैसे व्यक्ति के कपड़े बिल्कुल अलग तरीके से धुलने चाहिए। अगर संभव हो तो गर्म पानी में धुलने चाहिए और जो हैंडल करता है उनके कपड़े जो ले जा रहा है,
उसे भी ये कोशिश करनी चाहिए कि कपड़ों को अपने शरीर के साथ, क्योंकि आमतौर पे हम कपड़े अपने शरीर के साथ लेकर चले जाते हैं, जहाँ धोना है वहाँ रखते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उन कपड़ों को हैंडल करने के पहले ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाए और उन कपड़ों को एक अलग से लीक प्रूफ बास्केट में या बैग में डालकर हम जहाँ भी ले जाएं, और उसके बाद अगर उसमें वॉमिट हो या एक्सक्रीटा हो, मल अगर लगा है, तो उसे हम किसी लकड़ी के चम्मच से या लकड़ी का कुछ जैसे सॉफ्टी स्टिक्स आती हैं, उनसे हम उसको रिमूव करके फ्लश कर सकते हैं, ताकि कपड़े धुलने में फिर परेशानी ना आए। और गर्म पानी का इस्तेमाल डिटर्जेंट के साथ किया जा सकता है। अगर आप मशीन वॉश करते हैं तो 60 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मशीन की सुविधा नहीं है तो कोई बात नहीं है, बड़े पानी में आप जो लिनन है उसको गर्म पानी में सोक कर सकते हैं, और उसमें कोशिश करनी चाहिए कि डंडे से उस कपड़े को डुबोया जाए, हाथ का इस्तेमाल कम हो, लेकिन हाँ, वो स्पिल नहीं करना चाहिए, उससे छींटे नहीं उड़ने चाहिए। और अगर गर्म पानी नहीं अवेलेबल है तो आप 0.05% क्लोरीन में लगभग आधे घंटे के लिए उन कपड़ों को भिगोकर उसके बाद उन्हें धो सकते हैं, और फिर उन्हें धूप में सुखाकर अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हर इस प्रक्रिया के बाद कृपया अपने हाथों को सैनिटाइज करना न भूलें। अब ये जो पैंडेमिक आया है, ये ओरिजिनेट तो चाइना से हुआ था, पर ये फैल पूरी दुनिया में गया, और इसके चलते जितनी बीमारियां हुई, जितनी मौतें हुई, उसके चलते सरकारों की मजबूरी थी कि उन्हें लॉकडाउन लगाने पड़े, इकोनॉमीज क्रैश हुई, लोगों की नौकरियां गई, जो बीमार व्यक्ति थे या जो सस्पेक्टेड लोग थे उन्हें आइसोलेशन या क्वारंटाइन में रखा गया, बच्चों के स्कूल बंद हो गए, बच्चों की धमा चौकड़ी से घर में माँ बाप भी परेशान होते थे, उन्हें अपने ऑफिस का भी काम है, घर के भी काम है, और बच्चों को भी हैंडल करना है। कई जगह तो ऐसा भी हुआ कि भाई 24 घंटे घर में रहने की वजह से एक ही शक्ल देख देख के भी लोग बोर हो गए, और बहुत सारी समस्याएं हैं। निश्चित रूप से लोगों की रूटीन डिस्टर्ब हुई थी, हेल्थ केयर सर्विसेज भी अफेक्टेड हुई थी, पर परिवार में एक फायदा ये हुआ कि लोगों को अपने परिवार के साथ समय बिताने का एक मौका मिला। जो बहुत व्यस्त लोग थे वो भी अपने घरों में बंद होने के लिए मजबूर हुए और परिवार से एक जुड़ाव हुआ। लेकिन वहीं जहां ये जुड़ाव की बात आती है, वहां पे हमने देखा कि मैरिटल डिस्कॉर्ड की भी बातें आई, डोमेस्टिक वायलेंस की भी बातें आई, डिवोर्सेस की का भी जो आंकड़ा है वो भी बढ़ा है। तो इन सब के जो इफेक्ट्स हैं वो हमारे मेंटल हेल्थ पर भी बहुत व्यापक असर करते हैं, और ये कम्युनिटी लेवल पे इस पैंडेमिक का जो इफेक्ट है हमारे साइको सोशल बिहेवियर पे पड़ा है, और आने वाले दिनों में इसके असर हमें ज्यादा दिखेंगे। लेकिन अब अगर ये असर पड़ा है तो उसे सिर्फ जान लेने से या उसे कोसने से कोई फायदा नहीं होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो इसलिए जब हम पॉजिटिव बात सोचेंगे, हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इन विषम परिस्थितियों में भी अपने जीवन के समय को बिताएंगे, तो हम इन मानसिक परेशानियों से जूझ सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी तरह से निभाएं, काम में और परिवार के बीच में एक अच्छा संतुलन होना चाहिए। आप एक्टिव रहें, कुछ ना कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में अपने आप को लगाएं। कई लोगों को पता ही नहीं होता है जिंदगी की आपाधापी में कि उनके कोई शौक भी हैं, कोई हॉबीज भी हैं। तो ये वक्त है जब आप अपने शौक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन्हें डेवलप कर सकते हैं, और उनमें आप मन लगाकर अपनी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को वहां पर केंद्रित कर सकते हैं। नशे से बचना एक बहुत अच्छी बात है। अगर इस दौरान लॉकडाउन है तो लोगों के पास न सिगरेट की सप्लाई है, न अल्कोहल की सप्लाई है। बिहार तो यूं भी शराबबंदी वाला प्रदेश है। तो नशे से बचना भी इस पैंडेमिक में बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो जो है आपको टेम्पररी रिलीफ दे सकता है मेंटल स्ट्रेस से, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ को अफेक्ट ही करता है। तो योगा और मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से आप फिजिकली भी एक्टिव रहेंगे, और योग के साथ जो बहुत अच्छी बात जुड़ी हुई है वो ये कि उसमें प्राणायाम होता है, जिससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी जो है, फेफड़ों की कैपेसिटी है, वो बढ़ती है। और कोविड-19 चूंकि उसको बहुत अफेक्ट करता है, इसलिए रेगुलर प्राणायाम करने से
जिन लोगों को ऑक्सीजन सैचुरेशन में कमी की प्रॉब्लम आ रही थी, उनको ये दिक्कत कम महसूस होगी या उसको ओवर करने में उन्हें आसानी होगी। और मेडिटेशन आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोगों को मेडिटेशन पता नहीं है, उन्होंने सुना है कि क्या करना है या मेडिटेशन कोई बला होती है, लेकिन मेडिटेशन के बारे में अगर आप नहीं भी जानते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब सारी जानकारी आपके फिंगर टिप्स पे है। आपके पास एक स्मार्टफ़ोन होता है, उसमें आप यूट्यूब पर जाएँ, आप मेडिटेशन के वीडियोज़ देख सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशंस के हज़ारों वीडियो उपलब्ध हैं और हर भाषा में उपलब्ध हैं। तो आप अपनी भाषा में किसी गाइडेड मेडिटेशन से परिचित हो सकते हैं और अगर आप उसको प्रैक्टिस करें, तो वो निश्चित रूप से आपके मानसिक स्वास्थ्य को बहुत बल देगा। और दूसरों से आप यूँ तो कट गए हैं क्योंकि मिलना-जुलना कम हो गया है, लेकिन उनसे आप फ़ोन के माध्यम से कनेक्टेड रह सकते हैं और अपने मन की बातें उनसे करते रहें किसी न किसी व्यक्ति से, ताकि आपको उसमें कोई परेशानी नहीं आए, अकेलापन ना महसूस हो। और अच्छी मात्रा में नींद यानी कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत आवश्यक है, ताकि उससे स्ट्रेस ना हो। अब ये देखिए कि कोविड-19 वैक्सीनेशन आ गया है और कोविड-19 वैक्सीनेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोविड-19 वैक्सीनेशन हमें हो सकता है कि संक्रमण से 100% ना बचा सके। लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन ली है, उन लोगों में ये निश्चित रूप से एविडेंस बेस्ड डेटा है हमारे पास कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों खुराकें ली हैं, अगर उन्हें कोविड का संक्रमण हुआ भी, तो वो या तो गंभीर बीमारी उन्हें नहीं हुई, या हॉस्पिटलाइज़ेशन की नौबत नहीं आई, या उनकी मृत्यु नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, पर कोविड वैक्सीन लेने के बाद मृत्यु से इम्यूनिटी नहीं मिल सकती, क्योंकि मृत्यु और भी कारणों से हो सकती है। तो इसलिए अ, बहुत बड़ी राहत इस वैक्सीन के रूप में आई है और साइंटिफिक कम्युनिटी ने बहुत मेहनत मशक्कत के साथ बहुत कम समय में इसे तैयार किया है, लेकिन फिलहाल इस बीमारी से लड़ने के लिए इसने हमें बहुत ताकत दी है, ये बहुत बड़ा हथियार है। अब कई सारे लोगों को ये लगता है कि ये जो वैक्सीन है, ये अगर हम ले लेंगे तो इससे हमें कोविड हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गलतफ़हमी है, क्योंकि फैक्ट ये है कि कोविड वैक्सीन आपको इस बीमारी से बचाता है। ये आपको वैक्सीन बीमारी दे नहीं सकता। और ये संशय इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि कुछ वैक्सीन्स में हम वायरस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मीज़ल्स की बात करें, मीज़ल्स वैक्सीन में हम वायरस को कमज़ोर करके उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे एक डर होता है। पर हम जो यहाँ वायरस इस्तेमाल कर रहे हैं या जो हम टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें ये संभावना नहीं रह जाती है। फिर सबको लगता है कि इतने कम समय में ये तैयार हुई है वैक्सीन, तो क्या पता ये सही हो, इसकी एफ़िकेसी अच्छी हो, ना हो, कितनी प्रभावी होगी, इसके बारे में लोगों को संशय रहता है। पर देखिए होता क्या है कि आम तौर पर हम लोग भी अपने काम को धीरे-धीरे करते हैं, पर अगर हमें क्रंच हो समय का तो हम जल्दी-जल्दी काम निपटाना जानते हैं। उसी तरह साइंटिफिक कम्युनिटी हो या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हों, सबने इसको फ़ास्ट ट्रैक करके वायरस की ट्रायल्स को स्पीड अप किया और वायरल मतलब वैक्सीन बनने के बाद ये इंट्रोड्यूस किए जा सके और इनका इस्तेमाल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 5.5 अरब से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन ऑलमोस्ट दिया जा चुका है दुनिया भर में। तो ये वैक्सीन बहुत कारगर साबित हो रहा है। ये वैक्सीन आपके डीएनए को भी चेंज नहीं करेगा और आपके अंदर ज़िंदगी भर नहीं रहने वाला। आप इससे किराया नहीं ले सकते हैं, आप घबराइए मत। ये कोई आपके शरीर को ऑक्यूपाई नहीं करेगा। अ, कई लोगों को ये भी लगता है कि इस वैक्सीन से निसंतानता की समस्या आ सकती है, बांझपन हो सकता है, नपुंसकता हो सकती है, या अगर गर्भ ठहरा हुआ हो तो गर्भ गिर सकता है। पर ऐसा नहीं होता है। हमारे पास साइंटिफिक डेटा आज की तारीख में है, जो ये बताता है कि इनमें से किसी भी चीज़ की कोई संभावना नहीं है। इनफैक्ट अब तो हम गर्भवती और धात्री माताओं को भी वैक्सीन दे रहे हैं, जो पहले नहीं दे रहे थे शुरुआती दिनों में। और मासिक स्राव के साथ भी इसका कोई लेना-देना नहीं है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी वैक्सीन ली जा सकती है। कोविड-19 वैक्सीन उन लोगों को भी दिया जा सकता है जिन्हें पहले कोविड हो चुका है। हालाँकि कोविड संक्रमण के 3 महीने बाद ये वैक्सीन लेना श्रेयस्कर होता है। और
हमें पता है कि इस कोविड-19 वैक्सीन में क्या है, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। अभी भारत में हमारे पास जो वैक्सीन्स उपलब्ध हैं, सरकार कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन कोविन पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त में उपलब्ध करा रही है और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। हालांकि इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में स्पुतनिक वैक्सीन रशिया में जो बनी थी वो और जो जाइडस कैडिला की वैक्सीन है वो भी अब अप्रूव हो गई है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि अमेरिका में दी जाने वाली फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन भी आए, पर संभावना की बात है, इस पे ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। और लोग फिर ये सोचते हैं कि मैं ये वाली वैक्सीन लूँ या वो वाली वैक्सीन लूँ, कौन सी वैक्सीन ज़्यादा अच्छी है। तो भाई देखिए, ऐसा है कि लेमैन के लिए, कॉमन मैन के लिए ये समझना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन सी वैक्सीन की एफिकेसी अच्छी है, किसका ड्यूरेशन आपको ज़्यादा कम है, क्या है, नहीं है। उन टेक्निकलिटीज़ में जाने से अच्छा है कि आपका नंबर आने पर जो वैक्सीन सहज सुलभ उपलब्ध हो, वो वैक्सीन आप जाकर ले लें। उसमें ज़्यादा इफ्स एंड बट्स की ज़रूरत नहीं है। और चूंकि ये बहुत व्यापक विषय है, इस पे घंटों बातें की जा सकती हैं, लेकिन समय कम है, इसलिए मैं आपके साथ इस संवाद को यहाँ पर समाप्त करता हूँ इस रिक्वेस्ट के साथ कि लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस बीमारी से, और अगर आप बचे हुए हैं तो ईश्वर का धन्यवाद करें। और इसी बात के साथ मैं प्लेटफॉर्म को ओपन करता हूं सवाल जवाब लेने के लिए। आपके पास अगर कोई सवाल हो तो मुझे खुशी होगी उनका जवाब देने। हेलो, गुड इवनिंग। मेरा प्रश्न उत्तरी का सेक्शन है। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा वेबिनार से जुड़े सभी सदस्यों से कि वे आज के विषय पर मुख्य वक्ता द्वारा दिए गए व्याख्यान तथा प्रस्तुति से संबंधित किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछें ताकि हम उनसे उनकी राय उस विषय पर ले सकें। मेरा एक सवाल कोविड से रिलेटेड ही है। जो हमारे फिजिकल जो भी सिम्टम्स होते हैं वो तो हम लोग आमतौर पर पहचान जाते हैं कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है या बुखार है, कोविड से रिलेटेड है। ऐसे कौन से सिम्टम्स हम लोग ये देखें कि हमको ये लगे कि मानसिक मेंटल हेल्थ पे असर हुआ है और हमें इस पर्टिकुलर पेशेंट को ज़रूरत है डॉक्टर के पास ले जाने की। तो क्योंकि हर इंसान मेंटल हेल्थ के हिसाब से ये नहीं समझ पाएगा कि ये पेशेंट को कोविड से रिलेटेड कुछ मेंटल हेल्थ इशू है, तो इसमें आप बताएं कुछ। जी मैम, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और आमतौर पर जो बीमारियां हमें आंखों से दिखाई देती है वो आइडेंटिफाई करना आसान रहता है। और यूँ भी मेंटल हेल्थ के बारे में दुनिया भर में और खासकर हिंदुस्तान में अभी भी अवेयरनेस की बहुत कमी है। तो मेंटल हेल्थ के संबंध में अगर हम बात करें तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, अगर वो अपनी दिनचर्या से इतर उनमें आलस ज़्यादा बढ़ जाए, अगर किसी भी काम को करने में उनकी रुचि कम हो जाए, अगर वो जितना बात करते थे उससे कम बातें करने लग जाएं, अकेला रहना पसंद करें, कमरे में कई बार होता है कि अंधेरा करके लोग बैठ जाते हैं, कभी-कभी पुराने उदास गाने सुनते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी गतिविधियों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पर इस लेवल पर ज़रूरी नहीं है कि उन्हें चिकित्सकीय परामर्श की ज़रूरत हो। उन्हें सिर्फ काउंसलिंग से भी या सिर्फ किसी से बातें करने से भी उनके मन का जो गुबार है वो निकल सकता है और चीज़ें सामान्य हो सकती हैं। पर अगर उसके बावजूद अगर चीज़ें सामान्य नहीं हो रही हैं तो फिर काउंसलर से आगे हम डॉक्टर के पास भी उन्हें ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। नमस्कार डॉक्टर। डॉक्टर, मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत बार हम ये देखते हैं कि एक ही फैमिली में सबको कोरोना हुआ है और उसी में कोई एक छूट जाते हैं जिनको कि जो वो कांटेक्ट में भी आए हैं लेकिन उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ, वो इन्फेक्टेड नहीं होते। क्या ऐसा होता है या उनको इन्फेक्शन होता है पता नहीं लगता है क्योंकि उनको कोई भी सिम्टम्स नहीं निकलते हैं? मैम, दोनों संभावनाएं होती हैं। एक तो ये कि हर व्यक्ति की इम्यूनिटी अलग अलग होती है। तो अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और उन्होंने
अपने जीवन में सतर्कता का जो एलिमेंट है उसको बहुत हाई प्रायोरिटी उसको देकर अपना जीवन कोविड पॉजिटिव एनवायरनमेंट में भी बिताया है, तो ये संभव है कि वो कोविड इन्फेक्शन से बचे रह सकते हैं। दूसरी संभावना जैसे आपने कहा कि वो कोविड पॉजिटिव हो गए होंगे लेकिन लक्षण नहीं आए, एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में थे, इसलिए पता नहीं चला। अब ये पता करने का तरीका तो सिर्फ ये हो सकता था कि हम एंटीबॉडी टेस्ट करवाएं, पर एंटीबॉडी टेस्टिंग करवाने का प्रयोजन हर स्थिति में होता नहीं है, और जिनको कोविड पॉजिटिव जो हुए थे उनकी टेस्टिंग ही करने में जब मुश्किल आ रही थी, तो सिर्फ शंका के तौर पे हम टेस्टिंग करवाते तो वो बहुत मुसीबत होती है हम लोगों के लिए। तो एज एन अजम्पशन हम ये मानकर चल सकते हैं कि ज्यादातर लोग कोरोना से ग्रसित हुए हैं। अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं फील्ड में भी काम कर रहा था, कोविड मरीजों के बीच में भी, वार्ड्स में भी जाना होता था, उनके घरों पे भी जाके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे थे। उसके बावजूद भी मुझे और मेरे घर में भी लोग पॉजिटिव हुए थे, लेकिन मेरे अंदर कोई लक्षण नहीं आए। और टीकाकरण के पहले तक मैंने एंटीबॉडी टेस्टिंग करवाई थी, क्योंकि मैं चिकित्सा क्षेत्र में हूँ और हॉस्पिटल में काम करता हूँ, तो मेरे एंटीबॉडीज भी पॉजिटिव नहीं थे, इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं बचा हुआ था। आज टीकाकरण के बाद मेरी एंटीबॉडी जरूर पॉजिटिव आएंगी, पर वो टीकाकरण की वजह से है। तो ये सुनिश्चित करना तो बड़ा मुश्किल है, पर संभावनाएं दोनों हो सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्ते। मैं मुजफ्फरपुर डीसी से बोल रही हूँ। मेरा एक क्वेरी है कि इस बार कोविड पेशेंट में ब्लैक फंगस का देखा गया है, चर्चा सुनने में आया, तो ये क्या है और कितना डेंजर है, इस पे कुछ प्रकाश डालें। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और समय सीमा के चलते मैंने इस विषय को टच नहीं किया था, लेकिन आपने प्रश्न किया है तो इसका उत्तर देता हूँ। ये जो ब्लैक फंगस है, म्यूकोरमाइकोसिस जिसे हम कहते हैं, बेसिकली एक फंगल इन्फेक्शन है और आमतौर पे फंगल स्पोर्स एनवायरनमेंट में फैले रहते हैं और शायद हम उन्हें इनहेल एक्सहेल करते रहते हैं। लेकिन इस बार कोविड के बाद जो केसेस में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखने को मिली, उसकी जो संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी उस पर स्टडीज चल रही हैं, अभी हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि क्या कारण थे, पर संभावनाएं ये हैं कि स्टेरॉइड्स का जो इस्तेमाल किया गया, जुडिशियस भी और अनजुडिशियस भी, कई सारे लोगों ने सेल्फ मेडिकेशन भी की थी। तो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करने से दो चीजें होती हैं, एक तो हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा दब जाता है और जो शुगर लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो खास तौर से डायबिटिक पेशेंट्स में शुगर लेवल्स अप्रत्याशित रूप से बढ़े, उनकी इम्यूनिटी कम हुई, और ऑक्सीजन जब हम देते हैं तो उससे ह्यूमिडिफाई करना पड़ता है, तो मॉइस्चर होने की वजह से ये तीनों जो फैक्टर्स हैं, ये किसी भी फंगस के ग्रोथ के लिए एक बहुत बेहतरीन एनवायरनमेंट तैयार करते हैं। तो अगर आप किसी बंजर जमीन में कोई बीज लगाएंगे तो वो शायद पनपेगा नहीं। तो नॉर्मली हमारा जो शरीर है वो अच्छा एनवायरनमेंट नहीं देता है फंगस को, लेकिन इन तीनों की कॉम्बिनेशन से वो जमीन जो बंजर थी वो बहुत फर्टाइल हो जाती है, और इसलिए जब उसमें फंगल स्पोर इंट्रोड्यूस होता है किसी भी माध्यम से, तो उसे एक मौका मिलता है पनपने का, और ये बहुत ही फल्मिनेंट अग्रेसिव फंगल इन्फेक्शन है, तो बहुत तेजी से फैलता है और इस कदर कि लोग अंधे हो सकते हैं, आंखें निकालने की नौबत आती है, कई बार लोगों की मृत्यु भी होती है। तो मास्क लगाना इसलिए भी श्रेयस्कर है कि फंगल स्पोर्स इनहेल करने से भी आप बचते हैं। डॉक्टर सिन्हा, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है, जैसा कि यूएसए में इस बार बच्चों में काफी ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो अपने यहाँ हम कैसे प्रिकॉशंस लें जबकि स्कूल खुलने शुरू हो गए हैं? मैं उम्मीद कर रहा था इस प्रश्न की, और ये बहुत ही वाजिब प्रश्न है, क्योंकि आप सबके कंसर्न्स होंगे, आपके बच्चे स्कूल जाना, उन्हें शुरू किया जाना, सरकार निर्देश जारी कर रही है, पर आपको ये समझने की जरूरत है कि जैसा मैंने शुरू में बताया था, कोई भी एज कोविड से इम्यून नहीं है, और बच्चों में भी इन्फेक्शन सिर्फ अमेरिका में नहीं, हिंदुस्तान में भी हुए हैं। जो भारत में चौथी सीरो सर्वे की गई थी कोविड के दौरान, उसमें पाया गया था कि लगभग 60% जो बच्चे थे उनमें कोविड एंटीबॉडीज पॉजिटिव पाई गई थी। तो उन्हें तो वैक्सीन दिया नहीं गया है, इसलिए उनमें वैक्सीन के चलते एंटीबॉडी पॉजिटिव होने की कोई संभावना नहीं है।
यानी कि उन्हें इन्फेक्शन के थ्रू ही कोविड पॉजिटिव एंटीबॉडी स्टेटस हासिल हुआ है। अब वो सारे बच्चे क्या भर्ती हुए थे? क्या उन बच्चों को बहुत मॉडरेट या सीवियर बीमारी हुई थी? ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो हम ये कह सकते हैं बहुत आराम से कि ट्रांसमिशन या इन्फेक्शन बच्चों में भी व्यापक रूप से हुआ, पर उनमें गंभीर बीमारी नहीं हुई। तो इसलिए बच्चों का जो शरीर है और उसका जो इम्यून स्टेटस है, वो बड़ों की तुलना में बेहतर तरीके से कोविड वायरस से लड़ रहा है, और इसलिए ये एक पॉजिटिव रीजन है हमें आश्वस्ति देने के लिए कि बच्चों को स्कूल भेजने में दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब स्कूल्स खोले जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक साथ सारे बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया जाएगा और अनिवार्य कर दिया जाएगा कि फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है। अभी भी ऑनलाइन पोर्टल से क्लासेस अटेंड करने का ऑप्शन जारी रहेगा, लेकिन जो बच्चे स्कूल जाना चाहें वो स्कूल जाकर अटेंड कर सकते हैं। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इस बात से को समझें कि सारे बच्चों को टीका नहीं दिया जा सकता, क्योंकि टीके का जो ट्रायल भी चल रहा है वो 12 से 18 के बीच में चल रहा है। उससे छोटे बच्चों को टीके के लिए अभी ट्रायल में भी कंसिडर नहीं किया गया है। तो और इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को टीका देना शायद संभव भी नहीं होगा स्कूल खोलने के पहले। लेकिन स्कूल अनिश्चित काल तक बंद भी नहीं किए जा सकते, क्योंकि ऑनलाइन मीडियम से जो टीचिंग हो रही है उसकी क्वालिटी आप भी जानते हैं। आप एज पेरेंट्स अटेंड कर रहे हैं वो टीचिंग क्लासेस। कुछ आप में से टीचर्स होंगे जो पढ़ा रहे हैं, तो न टीचर को सेटिस्फैक्शन है और न स्टूडेंट को सेटिस्फैक्शन है। और वो लर्निंग का जो स्तर है वो टीचर्स की तमाम मेहनत और एफर्ट्स के बावजूद भी क्लासरूम टीचिंग की तुलना और बराबरी नहीं कर सकता है। प्लस जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहां वो सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं गेन करते, आपस में भी बच्चों का इंटरेक्शन होता है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हैं, टीम वर्क सीखते हैं, लीडरशिप सीखते हैं, वो नेगोशिएट करना सीखते हैं, वो अपने अच्छे कंडक्ट के बारे में बहुत सारी चीजें सीखते हैं। घर बैठकर बच्चे आलसी भी हो गए हैं, खेलने का भी मौका नहीं मिल रहा है। तो स्कूल खुलने की जो बात है उससे सशंकित होना जरूरी नहीं है, और पब्लिक हेल्थ में काम करने वाले एपिडेमियोलॉजिस्ट की ये राय बनती जा रही है व्यापक तौर पे कि स्कूल्स खुलने चाहिए और टीकाकरण बच्चों का हो, ये शर्त रखकर अगर हम इंतजार करेंगे तो बहुत नुकसान होगा एजुकेशन सेक्टर में। बच्चे मोस्टली सेफ हैं स्कूल्स में, बच्चे ऑब्वियसली 100% अटेंडेंस में ना जाएं। स्कूल्स ऑफ कोर्स कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, टीचर्स और स्टाफ उनके वैक्सीनेटेड हों अडल्ट्स, ताकि संक्रमण उनसे भी फैलने का कम चांस रहे, और इन सारी प्रिकॉशंस के साथ स्कूल्स भेजने में बहुत दिक्कत नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। नमस्ते। हाँ जी, मेरा प्रश्न है क्या ये जो हमारी वैक्सीन लगी है क्या 6 मंथ बाद इसकी बूस्टर डोज लगेगी? ऐसा सुनने में आ रहा था। बूस्टर डोज के बारे में पूछ रहे हैं? 6 मंथ बाद बूस्टर डोज। मैम, ये बूस्टर डोज, मैम अभी तक देखिए, हाँ जी, बूस्टर के बारे में बता रहा हूं मैं। अभी तक तो 2 डोजेस की गाइडलाइंस है। बूस्टर डोज के बारे में भी ट्रायल्स कई जगह हुए हैं, और कुछ जगहों पर कुछ कंट्रीज ने बूस्टर डोज को चालू किया है, पर अभी तक भारत सरकार ने बूस्टर डोज की बात नहीं की है और कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुए हैं। और अगर बूस्टर डोज की नौबत आएगी भी तो वो 100% ऑफ द पॉपुलेशन के लिए शायद ना हो, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि अभी अपनी आबादी को टीकाकरण देने में हम पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए हैं। हालांकि एक एक टीम वर्कर के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है और टीकाकरण की गति इतनी अच्छी रही है कि हम दुनिया भर में सबसे ज्यादा टीकाकरण करने वाले देशों की श्रेणी में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन अगर बूस्टर की नौबत आएगी भी तो शायद हेल्थ केयर में काम करने वाले लोग और फ्रंट लाइन पे काम करने वाले लोग, शायद उनके लिए ये कंसिडर किया जाएगा अगर ऐसा निर्णय हो तो। हेलो, मेरा एक और क्वेरी है डॉक्टर साहब। हाँ जी। ये दोनों टीका लेने के बावजूद हम कितने दिन तक इम्यून रहेंगे, या लाइफ लॉन्ग रहेंगे, या कुछ लिमिटेड टाइम तक?
इसके बारे में मैम, प्रकाश डालें। लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगी ये तो निश्चित है, और कब तक रहेगी ये भी कहना देखिए बड़ा मुश्किल है अभी, क्योंकि अभी बहुत कम वक्त बीता है। आप जानते हैं कि 16 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस टीकाकरण की शुरुआत की थी, और उसके बाद से अभी सिर्फ 9 महीने गुजरे हैं। तो इन 9 महीनों में अब हम टीकाकरण पे ध्यान दें या टीकाकरण कितने देर तक प्रोटेक्ट करेगा वो पता करें। ये एनर्जीज थोड़ी सी बाइफरकेट करके करनी पड़ेंगी, और जो स्टडीज चल रही हैं, और इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा, शायद पता चल जाए कि कब तक प्रोटेक्शन मिलेगा। पर चूंकि नया वैक्सीन है, इस वैक्सीन को भी स्टडी करने का हमें टाइम नहीं मिला है, इसलिए बिल्कुल सटीक तौर पे ये जवाब देना बड़ा कठिन है। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर सिन्हा, मैं एक लाइफस्टाइल रिगार्डिंग क्वेश्चंस रखना चाह रही हूँ। जैसे हम लोग मार्च 2020 याद करें, जनता कर Lost your voice. Ma'am, we have lost your voice. Am I audible now? Now you are. Yes. हाँ, मैं कह रही हूँ ये एक लाइफस्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत कॉमनर के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सब तरफ से लोग जुड़े हुए हैं। हम जैसे जनता कर्फ्यू या 20 मार्च की बात करें, उस समय का डर और अब के डर में बहुत का अंतर आया है। रिगार्डिंग कॉमन ये में पूछ रहे हैं, जैसे पहले लोग सब्जी भी बेकिंग पाउडर से धोते थे, जिनसे हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहे, उनकी लोग उनसे उस पे हंसते थे। अगर कोई आता है मास्क का प्रिकॉशन रखे तो भी लोग हंसते थे। तो ये जो मिथ्स थी, क्या स्टिल एग्जिस्ट करती हैं या इनको मिथ्स का ही नाम दिया जाए? क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, पहले से डर खत्म हो गया है, और अब हम सब्जियों को धोते नहीं है, मतलब जो जैसे पहले धोते थे, वो जो एक साइकिल था कि सब्जी को बेकिंग पाउडर से धोना, दूरियां बना के रखना, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब WHO के जो रूल्स थे उनको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। आज के तारीख में मैं रियलाइज करती हूँ घर से बाहर निकलने पे कि बहुत डिल्यूट हो गया है, people are taking it casually. So are they really were myths, or it was just like that? It was, I want a clarification. Well, very important and very well put question. मुझे लगता है इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो मैम देखिए, ह्यूमन नेचर के 2-3 एस्पेक्ट हमें देखने पड़ेंगे इसमें, कि जिस चीज के बारे में हम जानते नहीं है ज्यादा, उससे हमें डर होता है। तो जब नया नया कोरोना वायरस भारत में आया या दुनिया में आया, तो निश्चित रूप से उसके प्रति एक भय का माहौल था, क्योंकि हम उसके बारे में जानते नहीं थे। धीरे धीरे उसके बारे में जानकारियां आने लग गई, आदमी थोड़ा बहुत उसकी शंका कम होने लग गई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि पहला जो पीक था वो आया और फिर उतर गया, और लोग धीरे धीरे लापरवाह होने लगे, क्योंकि वक्त बीतने के साथ कहते हैं ना कि जख्म भी भर जाते हैं। तो यहाँ जख्मों की बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन लापरवाही जरूर आ गई, लोग लापरवाह हो गए, और लोग बंद होकर लॉकडाउन में उकता गए थे। तो उनको भी मतलब अगर आप रेडियो में जकड़ दीजिए तो हर आदमी स्वतंत्रता चाहता है, तो इसलिए वो निकलने लग गए, लोगों से मिलने लग गए, दोस्तों के साथ पार्टी करने लग गए, और टूरिज्म भी चल रहा था। तो ये सारी चीजें आई, और इसकी वजह से सेकेंड वेव जब आई तो हमने ये देखा कि ट्रांसमिशन भी बढ़ा, संक्रमण की तीव्रता भी बढ़ी, हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़े, और डेथ्स की संख्या भी बढ़ी। तो पहले जब हम देखते थे आंकड़े तो वो सिर्फ नंबर्स होते थे, धीरे धीरे वो नामों में तब्दील होने लग गए, वो नाम फिर हमारे परिचित होने लग गए, और फिर उनमें से हमारे सगे संबंधी भी इन्वॉल्व होने लग गए। तो हर घर में किसी ने कोविड का दंश किसी न किसी रूप में झेला है, चाहे संक्रमण के जरिए या मौत के जरिए। तो उस समय डर और बढ़ गया था, और ऑब्वियसली स्वास्थ्य सेवाएं जो थी वो एक लिमिटेड होती हैं। हमने भी इतनी प्रत्याशा नहीं की थी, न इतने डॉक्टर्स, इतने नर्सेज, इतनी सुविधाएं हैं हमारे पास कि हम सबका केयर कर सकते। तो हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन, सब चीज की शॉर्टेज थी, और इसलिए बहुत हाहाकार मचा था। लेकिन फिर बात वही है, किसी भी चीज का अगर उतार मतलब चढ़ाव होता है तो फिर उतार भी आता है। तो वायरस भी या एपिडेमिक्स भी एक बेल शेपेड कर्व फॉलो करते हैं, और धीरे धीरे फेजेस जो हैं वो अगर पीक पे जाते हैं तो फिर वो नीचे भी आता है, और इसलिए सेकेंड वेव भी
धीरे धीरे कम हो गई, आज अभी कंट्रोल में चीजें हैं। तीसरी चीज ये है कि वैक्सीनेशन जितने व्यापक स्तर पे हुआ है उससे भी बहुत प्रोटेक्शन हुआ है और हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की भी जो बॉडी है WHO ने भी ये संभावनाएं व्यक्त की हैं कि भारत जो है वो एंडेमिक फेज की तरफ बढ़ रहा है। तो जब एंडेमिक हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं उससे तात्पर्य ये होता है कि बाकी बीमारियां भी जैसे हैं सर्दी खांसी जुकाम डेंगू मलेरिया, ये बीमारियां भी जैसे हमारे साथ इस दुनिया में रह रही हैं और हम इनके साथ जीना सीख गए हैं, वैसे ये भी बीमारी धीरे धीरे एंडेमिक फॉर्म में रहेगी और कुछ टाइम जरूर इसमें लगेगा। वो टाइम अभी बता पाना बड़ा मुश्किल है, पर 2-3 साल हो सकता है लगे जिसमें हम सब अभ्यस्त हो जाएंगे, ये बीमारी भी हमसे अभ्यस्त हो जाएगी, हम भी इससे परिचित हो जाएंगे और इसके साथ जीना सीख जाएंगे। Doctor, I also have a question regarding vaccination. Yes, please, ma'am. वैक्सीनेशन के लिए मेरे पास 2 क्वेश्चन है। एक तो कि अगर मुझे कोविड हो गया है एंड आई हैव ऑलरेडी डेवलप्ड सम एंटीबॉडीज, आई हैव रिकवर्ड, तो ये नेचुरली मेरे अंदर फॉर्म हुआ है, फिर भी वैक्सीन क्यों इम्पोर्टेंट है? मैम अभी जो बूस्टर वाला क्वेश्चन आया था, बीमारी के बाद जब आप वैक्सीन लेते हैं तो आपको वो बूस्टर का काम करेगा। तो ऑफ कोर्स वैक्सीन की बूस्टर डोज तो आपको नहीं दी जा सकती है, लेकिन जो लोग पॉजिटिव हो चुके हैं वो वैक्सीन अगर लेते हैं तो वो उनके लिए बूस्टर का काम करती है, वो उनको लंबे ड्यूरेशन तक प्रोटेक्शन देगी। दैट इज वन थिंग। द सेकेंड थिंग कि वैक्सीन लेने से ये फायदा होता है कि जितने भी वैक्सीनेटेड लोग हैं वो कोविड वायरस के वेरिएंट्स बनाने की फैक्ट्री नहीं रहते। जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं उनके शरीर में कोविड वायरस के वेरिएंट्स बन रहे हैं, तो वैक्सीनेशन लेना इसलिए भी जरूरी है। ओके। और दूसरा नमस्कार सर, जीसी चंदोली सर, मैम का क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन उनका। सेकंड क्वेश्चन है कि मैंने कोविशील्ड या कोवैक्सीन कोई एक ले लिया है, अब आई हैव फाउंड अ बेटर वैक्सीन, तो मैं अब वो भी लेना चाहती हूँ, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया हो सकती है? आफ्टर हाउ लॉन्ग कैन आई टेक दैट? मैम इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं होता है, इसलिए हम इच्छा कर सकते हैं कि आज एक बेहतर वैक्सीन आई, उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसे है, उसने वो वैक्सीन ली थी मैं भी ले लूं। पर ऐसा है कि अगर हम इतना फ्री हैंड दे दें सिटीजन्स को, हम वो वैक्सीन सप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, एडमिनिस्टर भी नहीं कर पाएंगे। तो साइंटिफिक रीजंस के चलते भी और लॉजिस्टिकल रीजंस के चलते भी यही उचित है कि आपने जो वैक्सीन पहले ली है वही वैक्सीन की डोज आप दूसरी लें। इनफैक्ट पोर्टल के माध्यम से जब आप वैक्सीन लेते हैं तो ये संभव भी नहीं है कि आप दूसरी वैक्सीन ले पाएंगे। शुरुआती दिनों में ये कंफ्यूजन कहीं कहीं हुआ, कुछ लोगों ने इंटरचेंजेबली ली है वैक्सीन, पर पोर्टल में वो करेक्शन कर दी गई है, तो अब वो संभावना भी नहीं है। और इसलिए जो स्टडीज हुई भी हैं मिक्स्ड वैक्सीन पर, उन स्टडीज के बावजूद अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई है और इसलिए अभी हम लोग इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। मतलब विद इन अ ईयर और मतलब 1-1.5 साल के अंदर भी हम नहीं ले सकते हैं अगर लेने का ऐसा हुआ तो? Not recommended as of now. I mean, everything will be a matter of presumption. Okay. Thank you so much, Doctor. Thank you. नमस्कार सर, जीसी चंदोली से सर। नमस्ते सर, ये जो हम डोज लिए थे फर्स्ट एंड सेकंड, तो इनका कोई लाइफ टाइम है क्या? 1 ईयर या 2 ईयर इसके बाद में इसका मतलब खत्म हो जाएगा ये? जी, इस पे मैंने पहले भी जवाब दिया था, पर दोहरा देता हूँ। अभी तक हमारे पास ये सफिशिएंट डेटा नहीं है ये बताने के लिए कि इम्यूनिटी का ड्यूरेशन कितना रहेगा। 6 से 8 महीने हम लोग प्रिज्यूम करके चल रहे थे कि 6 से 8 महीने तो निश्चित रहेगा, पर चूंकि अभी 9 ही महीने हुए हैं और अभी बहुत सारे लोगों ने टीका लिया भी नहीं, तो जब तक एक बहुत बड़ी आबादी टीका न ले ले तब तक हम वो ड्यूरेशन असेस नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा वक्त लगेगा सर, पर जैसे जैसे वक्त बीतेगा और हमारी स्टडीज ज्यादा व्यापक होंगी, उसके बाद शायद हम लोग 1-8 साल में कुछ बताने में समर्थ होंगे कि वैक्सीन की ड्यूरेशन लंबी हो सकती है या नहीं। जी जी सर। सर, इसमें ये चर्चा में आ रहा है कि बूस्ट अप कोई डोज लगेगा जो फ्रंट में काम करने वाले हैं उनके लिए। जी, बूस्टर डोज की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, पर अभी ऐसा कोई निर्देश नहीं जारी हुआ है सरकार की तरफ से, और इसलिए ये भी बिल्कुल संभावना का विषय है। सर धन्यवाद। एक सवाल मैं भी पूछना चाहती हूँ।
सबसे आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि प्रश्नोत्तरी का समय अब हमारा लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी चूंकि इतने स्टेशन जुड़े हुए हैं तो कईयों के सवाल अभी भी रह गए होंगे, तो मैं सारे स्टेशन से यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस विषय से संदर्भित कोई भी क्वेश्चंस अभी भी किसी के हैं तो वो आप कावा के मेल आईडी पे हमें भेज सकते हैं, ताकि उसका हम माकूल जवाब हम डॉक्टर साहब से लेके हम आपको वापस उसको रिप्लाई करेंगे उसी वे में। सो बाय दिस हमारा आज का प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होता है, और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा बिहार सेक्टर हेडक्वार्टर में मौजूद कमांडेंट श्री M.K. सिंह से कि वो DG CRPF की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर डॉक्टर सेतु सुना को मेमेंटो देकर सम्मानित करें। Thank you very much. Thank you, sir.